हेलो बच्चों, आज हम आपका जो मिड टर्म का साइंस का एग्ज़ाम हुआ है अभी वो पेपर सॉल्व करेंगे। पहले हम पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। आपको इसमें 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में आपके 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। फिर उसके बाद बी में है आपके 21 से 26 तक। सी है आपका 27 से लेकर 33 तक और डी आपका 34 से लेकर 36। तो टोटल जो है 36 क्वेश्चन है। अब सेक्शन ए में जितने भी 1 से लेकर 20 तक हैं, उसमें 1 से लेकर जो 16 तक क्वेश्चन है आपके, ये 16 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? 1 मार्क का। सेक्शन ए में 1 से लेकर 16 तक आपके 16 सवाल हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसमें आपको कहीं कहीं इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगी। फिर अब 17 से लेकर 20 तक क्या है? हर सवाल में, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 5 सवाल हैं। फिर 18 में भी 5 सवाल, 19 में भी 5 सवाल, 20 में भी 5 सवाल और उन 5 में से आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं। कोई 4 करने हैं और सबके 1-1 मार्क हैं, 1-1 मार्क। फिर अब क्वेश्चन नंबर 21 से 26 जो सेक्शन बी में है वो सब कितने मार्क के हैं? 2 मार्क के हैं, 2 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद सी में जितने सवाल हैं वो सारे 3 मार्क्स के हैं और डी वाले 5 मार्क के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपको इसमें कोई भी जो है अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। ऐसे कोई पूरी कंप्लीट चॉइस नहीं है कि आप ये पूरा सेक्शन के बदले ये सेक्शन कर लो, ऐसा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर करना। आप अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे रहेंगे ताकि आप साथ साथ में इसमें टिक भी करते रहें और कुछ चीज़ें अगर आपको इसमें समझ ना आए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। ठीक है, और ऊष्मा शेपी कौन सी होती है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है। तो इसमें क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। तो कौन सा है? अब कौन सा है इसमें से आंसर? पहले हम देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है? मान लो अगर हमने किसी टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लिया है या वाटर लिया है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या होती है? वो टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट रिलीज़ हुई है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। जल वाष्प का संघनन, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद मनुष्य में श्वसन, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें भी क्या होती है? हीट रिलीज़ होती है। लेकिन इसका आंसर क्या है? बी, शुष्क बर्फ़ का उद्रुपातन, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस पता है सबको क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सब्लिमेशन भी सबको पता होना चाहिए क्या है, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किसमें? गैशियस स्टेट में अगर कोई चीज़ चेंज हो जाती है सीधे सॉलिड से गैस में तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो जो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है वो क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी, शुष्क बर्फ का उद्रुपातन, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू बतानी है। तो x और y की वैल्यू बतानी है मतलब हमें इसे क्या करना है? संतुलित करना है इस इक्वेशन को। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। Cu प्लस XHNO3 है और दूसरी तरफ आपको क्या दिया है? कॉपर नाइट्रेट बन रहा है CuNO3
ट्वाइस, और उसके साथ साथ क्या बन रहा है NO2, और वो NO2 यहाँ Y दिया है वो हमें पता करना है, +2H2O। तो अब इसमें ये X और Y कितना है वो हमें बताना है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं कि हम देखते हैं कि दोनों तरफ कितने हैं। अब यहाँ नाइट्रोजन, मान लो यहाँ कॉपर दिया है 1 है, यहाँ पर भी हमें 1 कॉपर दिखाई दे रहा है, तो कॉपर तो हमें बैलेंस करना नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ भी हमें नहीं पता, और यहाँ कितनी है ये भी हमें नहीं पता। हाइड्रोजन यहाँ हम देखते हैं X है, पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें हाइड्रोजन पता है। इस तरफ कितनी हाइड्रोजन है, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्या होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जब हम यहाँ 4, जैसे ही हम यहाँ 4 लगाते हैं, ये कितना बन गया 4H, 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम जब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो अब हम नाइट्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस कर सकते हैं। जब ये 4 हाइड्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन भी कितने हो गए हमारे पास, 4। अब वो 4 नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम 2 लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं हम कि ऑक्सीजन कितनी हो गई। यहाँ 4 लगाते ही ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन हो गई। तो क्या यहाँ बैलेंस हो रही है ऑक्सीजन, 3 2 ज़ा 6 ये हो गई, 2 2 ज़ा 4 ये हो गई, 6 4 10 और ये 2 12। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब हमारा x क्या आया, x इज़ इक्वल टू 4 आ गया, और y क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू 2। x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर, 2। तो कौन सा सही हुआ, D वाला आंसर हमारा ठीक है। हम D पे टिक कर लगा देंगे। फर्स्ट का था हमारा B, सेकंड का है D। अब थर्ड, निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय है। हमें बताना है कौन सा सॉल्ट बेसिक है। ठीक है, सॉल्ट जो है एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये हमें कैसे पता चलता है। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण में, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब इस सॉल्ट का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, इस एसिड और बेस के नेचर पे ये डिपेंड करता है। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है हमारा वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बन रहा है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग या दोनों ही वीक हैं तो हमारा जो सॉल्ट है वो उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सॉल्ट है जिसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो बेसिक नेचर पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस बेसिक नेचर है इसका मतलब वो क्या होगा, सॉल्ट किसका सॉल्ट होगा, इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर हमारा एसिड कैसा है, वीक है, दुर्बल एसिड अम्ल होगा, और प्रबल हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, बेसिक, क्षारकीय होगी, क्षारीय होगी। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। पहला, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो हम ये देख रहे हैं NO3 है, तो इससे हमें समझ में आ जा रहा है कि ये नाइट्रिक एसिड से बना है, और नाइट्रिक एसिड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा Na2SO4, ये देखते हैं Na2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें है, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो गया। NaCl हमें पता है ये क्या होता है, किससे बना है, NaOH और HCl से बनता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, उदासीन। तो ये भी आंसर रॉन्ग है। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी, Na2CO3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। Na2CO3 किससे बना है,
स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब अभिक्रिया करती है H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है? एक वीक एसिड है, तो हमारा क्या बनता है? Na2CO3, जो कि एक सॉल्ट है और इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है या बेसिक इन नेचर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया सफ़ेद कर देता है। क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में देर तक प्रवाहित किया जाए? ये हमने पढ़ा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से, चूने का पानी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा चूने का पानी। अब इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या दिया है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की वाइट। क्यों मिल्की वाइट हो गया? हमें पता है, क्योंकि क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या कहा गया? इतना तो इसने बता दिया कि वो मिल्की वाइट हो जाता है, और उसके अंदर क्या किया? जब अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा देर तक पास करें, ये हमारा बन गया और कलर कैसा हो गया? मिल्की वाइट। लेकिन अब अगर इसी में हम क्या करें? ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, तब क्या होगा? ये पूछ रहा है। क्या बना था हमारा? CaCO3 और H2O, जिसका कलर इसकी वजह से जो है वो मिल्की वाइट हो गया। अब इसके अंदर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है कि जो मिल्की वाइट कलर है या जो उसकी मिल्कीनेस है वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और क्या बन गया हमारा? CaHCO3 ट्वाइस, ये फॉर्म हो जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? या रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ये बनने की वजह से क्या होता है? उसकी जो मिल्कीनेस है वो क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? अब सबसे अच्छा, बेस्ट कंडक्टर पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? सिल्वर। कॉपर भी है कंडक्टर और एल्यूमिनियम भी है। मेटल जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। लेकिन सबसे अच्छा पूछा है, बेस्ट पूछा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिल्वर, चांदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो ना ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है ना गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब मेटल जो है, कोई भी धातु मेटल अभिक्रिया करे किसके साथ? पानी के साथ, तो वो क्या बनाते हैं? मेटल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं? मेटल ऑक्साइड। और क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। और अगर वो धातु जो है या मेटल जो है वाटर में सॉल्यूबल है, तो वो फर्दर रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या बना देते हैं? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। अभी क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करती है? स्टीम के साथ, भाप के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। फिर उसके बाद कुछ धातुएं हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ। और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बबल्स की जैसे फ्लोट करते रहते हैं पानी पर। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वो इनके ऊपर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, और जिसकी वजह से ये क्या करने लगते हैं? पानी पर तैरने लगते हैं। अब हमारा सवाल क्या था कि कोई भी एक धातु का नाम बताना है जो कि क्या करती है? स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। तो एल्यूमिनियम,
आयरन और जिंक हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। और क्या बनाएंगे ये? धातु का ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ इज़ द न्यूट्रिशन इन अ फंगस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ टेपवर्म। 1 नंबर का सवाल है, आपको बस बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फंगस या कवक जो है उसका न्यूट्रिशन कैसा है और टेपवर्म का न्यूट्रिशन कैसा है। तो फंगस या कवक जो है उसका न्यूट्रिशन कौन से टाइप का है? ये क्या है? सैप्रोफाइटिक। क्या है ये? सैप्रोफाइटिक मतलब वे जीव जो मृत जीवी मतलब जो क्या रहते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर जीवित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक या मृत जीवी। इसके अलावा फंगस के अलावा मशरूम, ईस्ट, ये सब भी किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोफाइटिक का। फिर अब अगला पूछा है कौन सा? टेपवर्म। तो टेपवर्म किसका एग्जाम्पल है या टेपवर्म में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? पैरासाइटिक। किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? पैरासाइटिक या परजीवी। मतलब ये क्या दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा के उन पे जीवित रहते हैं। तो टेपवर्म दिया है, इसके अलावा लीच, कस्क्यूटा जिसे अमरबेल भी कहते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है? परजीवी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके, यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, सनलाइट का यूज़ करके कौन बनाता है खाना? तो पौधे हैं, और उन पौधों को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर क्या है? बी। अब नेक्स्ट 9। एक अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, ठीक है, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखेंगे कैसा बनाता है वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और आभासी। कैसा प्रतिबिंब फॉर्म होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सीधा और आभासी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक गोलीय दर्पण के लिए V, U और F के बीच हमें संबंध बताना है। अब दर्पण के लिए बताना है, ध्यान रखना है हमें क्या दिया है? दर्पण। V, U और F में तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? दर्पण का सूत्र। क्या है दर्पण का सूत्र? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अगर यहाँ लेंस का पूछा होता तो हम क्या करते? इस प्लस की जगह क्या लगा देते? माइनस। तो हमें ध्यान रखना है कि दर्पण पूछा है या लेंस पूछा है। तो यहाँ दर्पण पूछा था इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? प्लस। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना ही लिखेंगे बस। अब इसमें एक अथवा करके भी पूछा है, इसका इस ऑप्शन भी दिया है आपको कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। पावर ऑफ लेंस क्या है? तो क्या है पावर ऑफ लेंस? पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये f किस में होता है? मीटर में। तो ये क्या है? पावर इसका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। तो आप लिख सकते हैं, चाहे फार्मूला लिख दीजिए या लिख दीजिए कि पावर क्या है या क्षमता क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और पावर की यूनिट किस में नापा जाता है? पावर को, क्षमता को डायोप्टर में। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स।